नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपके सामने आज हम कक्षा 7 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत, उसका पार्ट 4 मुगल साम्राज्य आज हम ये पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 3 दिल्ली के सुल्तान ये हम पढ़ चुके हैं। तो मुगल साम्राज्य कैसे भारत में स्थापित हुआ और सबसे पहले शासक कौन था, उनकी क्या सैन्य अभियान थे, उन्होंने कैसे उनकी मिलिट्री एक तरीके से ऑपरेशन थे जिससे उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और मुगल साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ। तो बहुत सुंदर चैप्टर है और इससे पहले के सारे वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, क्वेश्चन आंसर वीडियो लगा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा और वीडियो का एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरे इसके बारे में समझ में आएगा। तो बिना समय व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह सारा एशिया का दक्षिणी क्षेत्र जो भारत की सीमाओं से लगता है, सीमाओं में है, वह भारतीय उपमहाद्वीप है। जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अब जैसे आपको पता ही है कि भारत इतना बड़ा है, यहाँ पे इतने सारे साम्राज्य थे, पहले से भी थे, और इतने सारे यहाँ पे समुदाय थे, और आज भी जातियां बहुत सारी निवास करती हैं। अलग अलग प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अलग अलग रियासतें हैं, वहां पर कब्जा पाना बहुत कठिन कार्य था। और अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। अर्थात मतलब मुगल सिर्फ उसी एक ही बार नहीं आए थे, उससे पहले भी आए थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए आए और फिर वो चले गए, क्योंकि उनसे है ना वो मतलब यहाँ पर अपना जो उनकी जीत थी उसको स्थापित नहीं कर पाए अच्छे से। और इस समय क्या हुआ, जो हम अभी मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे 1526 के बाद से, उसमें इन्होंने अपना थोड़ा सा एक तरीके से अपना दबदबा हासिल कर लिया। अब देखो यहाँ पे 16वीं सदी आ गया है और 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग पूर्ण संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब पूरे भारत उपमहाद्वीप, जो भारत का पूरा भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र आपको पता ही है, और इस पूरे भारत के ऊपर, ठीक है, यहाँ जो पूरा भारत है हमारा, ऐसे नीचे आप देखेंगे, ठीक है, ये पूरे पूरे क्षेत्र पर, पूरे एशिया के क्षेत्र पर इन्होंने मुगल साम्राज्य ने कब्जा कर लिया। तो इन्होंने कैसे अधिकार प्राप्त किया, अब ये हम पढ़ेंगे। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब जो मुगल साम्राज्य ने 1500, मतलब आपने 16वीं सदी की बात करी तो आपको पता है 16वीं सदी जो शुरुआत होती है वह शुरुआत होती है 1501 से 1600 तक लेकर, ठीक है, 1501 से लेके 1600 तक ये होती है 16वीं शताब्दी। ये आपको याद रखना है, मैंने बहुत पहले भी आपको ऐसे ही बताया है, ठीक है, कभी ये नहीं सोचना, क्योंकि 1500 तक तो 15वीं शताब्दी पूरी हो गई है और अब जो अगली शताब्दी शुरू होती है वो 1501 से होती है। तो ये 16वीं शताब्दी का एरा होता है, ठीक है। और इस टाइम क्या किया इन्होंने, जब मुगल साम्राज्य आया और बाद में 1707 के बाद में धीरे धीरे करके इनका पतन होना शुरू हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके राज किया, तो तब उनके बाद भी जो इनकी चलाई गई व्यवस्था थी उसको भारत के अंदर लागू हम देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने अपने शासनकाल में भी उनकी विचारधारा से प्रभावित थे और उनको अपने शासन में रखा। अब यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री जब स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, मतलब आज भी जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री है, आपने देखा, देखिए आपके सामने ये लाल किला है, और लाल किला आपको पता होना चाहिए, लाल किला जो बनवाया था वह बनवाया था शाहजहां ने। जी हाँ, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और सबसे महत्वपूर्ण चीज ताजमहल, आगरा का ताजमहल, वह शाहजहां ने बनवाया था और वह एक मुगल शासक था। शाहजहां के पिता आपको पता होना चाहिए, शाहजहां के पिता जहांगीर थे, जहांगीर के पिता अकबर थे, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे भी। और आज भी हम लोग इसी धरोहर से, भारत की इसी धरोहर से, लाल किले से ही आज भी प्रधानमंत्री अपना भाषण यहीं से देते हैं। अपनी 15 अगस्त की परेड के दौरान 15 अगस्त का अपना जो संबोधन होता है। अब मुगल कौन थे, तो हम मुगलों के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल कौन थे,
तो ये तो पता होना चाहिए कि मुगल हैं कौन, हम या जो इससे पहले लोधी आए, ठीक है, खिलजी आए, क्या वो भी तो इस्लाम धर्म को मानते थे, लेकिन क्या वो मुगल थे? लेकिन ये मुगल क्यों कहलाए? तो मुगल जो थे वह मैं आपको बता देता हूँ। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, वंश तो आपको समझ में आता ही है कि आप किस वंश से हैं। तो मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से, मतलब जो उनकी मम्मी थी, माँ थी, वह कहाँ से थी? वह थी मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वह ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने दिल्ली पर कभी 1398 में कब्जा किया था। अब जैसा आपको पता लग गया, देखो चंगेज खान मंगोल का शासक था और माता की तरफ से वह लोग वहां के थे, और तैमूर जो था, जो कि तुर्की ईरान का शासक था, उसकी तरफ से, पिता की तरफ से वे वहां से थे। लेकिन वह मंगोल इसलिए नहीं खिलाना चाहते थे क्योंकि जो मंगोल थे उन्होंने बहुत नरसंहार किया। मतलब नरसंहार मतलब आदमी, और संहार मतलब मारना। बहुत आदमियों को मारा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा, और ऐसे हिंसा करते थे। इसलिए वह उनको पसंद नहीं, मतलब उनका नाम नहीं अपना यूज करते थे। लेकिन जो तैमूर था, तैमूर ने क्या किया था? तैमूर ने 1398 में इस टाइम पर दिल्ली पर एक बार कब्जा भी किया था। और कब्जा किया था इसलिए उनको गर्व था कि भैया इन्होंने पहले भी एक बार दिल्ली पे कब्जा किया है, भारत पे आए थे, तो हमने भी किया, तो हम भी, मतलब हमारे लिए भी एक अच्छी चीज है। अब यहाँ पे एक चित्र देखो, यहाँ पे चित्र में क्या है कि चित्र में आप ये देखोगे कि चित्र के अंदर यहाँ पे तैमूर बैठे हैं, तैमूर है, और तैमूर के साथ में उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र है, जो कि 1702 या 1712 के बीच में बनवाया गया था। अब मध्य में क्या है? मध्य में यहाँ पे आप देखोगे, मध्य में तो है तैमूर, ठीक है, बीच में जो ये बैठे हैं तैमूर, ठीक है, और उसके दाहिनी, ठीक है, अब उसके दाहिनी और, मतलब इसके राइट हैंड साइड यहाँ पे, ठीक है, ये जो बैठे हैं उसका पुत्र मीरन शाह, मतलब ये पहली पीढ़ी, ठीक है। उसके बाद में जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लक्कड़ दादा था, मतलब अभी यहाँ पे आप समझ लो ये बाबर है, तो ऐसे इसके दादा परदादा, ऐसे ऐसे ये चल रहा है ना। तो और उसके बाद में अबू सैद, जो बाबर के दादा था, ये अबू सैद है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, जो कि बाबर का परदादा था, ठीक है। और उसके बाद में उमर शेख, जो बाबर का जो पिता था, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें मुगल जो सम्राट है वह बाबर, अकबर, मतलब जो ये है, आप ये देखो, बाबर, अकबर और जहांगीर है, ठीक है। बाबर, अकबर और बाबर अकबर तो हमने, अकबर पहले, अच्छा, बाबर, अकबर और शाहजहां मुगल सम्राट। तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति है मुगल सम्राट बाबर, ठीक है, अकबर और शाहजहां। और उसकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब, ठीक है। और आप देखेंगे कि तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, ठीक है, तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट हैं बाबर, अकबर। अब मतलब इसमें आपको परेशान नहीं होना कि ये इनके एक फैमिली का चित्र है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके फैमिली में इस प्रकार से इन्होंने जो पूरा का पूरा एक चित्र बनाया है पूरी की पूरी पीढ़ियों का। तो तैमूर के लड़के, फिर मतलब जैसे फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, इन सबका जो चित्र है ये आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, ये सब, ठीक है।
अब उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो अभी हमने देखा। अब क्या मुगल सैन्य अभियान की बात हो गई है, ठीक है, मुगल सैन्य अभियान की बात होगी, और तालिका तो हम इसके बाद में करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कब कब कैसे कैसे लोग आए। देखो, मुगल सैन्य अभियान में प्रथम मुगल शासक बाबर, देखो आप तैमूर नहीं बोलोगे कभी भी आप, ठीक है, आप बोलोगे बाबर ही, क्योंकि जो तैमूर था, जब वो 1398 में भारत में आया था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आया था। तो उनका एक तरीके से उनका शासन भारत पर स्थापित हुआ ही नहीं, उनका अधिकार कभी आया ही नहीं, ठीक है। लेकिन मुगल शासक बाबर जब आया, देखो 1526 से लेके और उसके बाद में बहुत लंबे समय तक, इवन अगर आप देखोगे कि 1857 जब बहादुर शाह जफर की लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ में, मतलब मंगल पांडे ने विद्रोह किया और उसके बाद में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया इस क्रांति का, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है, जो नेतृत्व किया। तो आप देखोगे कि कितने लंबे समय, मतलब 1526 से लेके 1857 तक, मतलब 300 और 350 सालों के बीच तक मुगल साम्राज्य स्थापित रहा, इसलिए इसको माना जाता है। और इसकी सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो की थी बाबर ने 1526-1530 में। और आप देखोगे कि जब 1594 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, किसने, मुगल शासक बाबर ने, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। भाई, उज्बेक मतलब उज्बेकिस्तान की तरफ के जो लोग थे, मध्य एशिया के जो लोग थे, आपको देखना पड़ेगा मंगोल, आपको सबको अपने, आप सबके लिए छोटा सा काम है कि आप लोगों को मैप में देखना मंगोलिया कहाँ है। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन भारत के ऊपर दिखेगा आपको, उत्तर में, ठीक है। और बताना है कि मंगोलिया से किस किस देश की सीमा लगती है। और मैं आपको बता देता हूँ, मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब उसके चारों तरफ जो है वो सिर्फ जमीन है, और उसका कोई भी भाग समुद्र से नहीं लगता। तो उज्बेक, जैसा अभी आपको पता ही है कि मुगल जो थे, उनका उत्तराधिकार मंगोलों पर भी था, लेकिन उनको अपनी मंगोलों की गद्दी जो है वह छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि जो उज्बेक थे, उज्बेकिस्तान के जो लोग थे, जो उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद, मतलब बहुत साल तक भटकता रहा। कौन भटकता रहा? बाबर। उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल कहाँ है आपको पता है? काबुल जो है वह अफगानिस्तान की राजधानी है, और काबुल पर उसने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। तो पानीपत की पहली लड़ाई है, उसमें ही आप देखोगे कि किसने हराया? बाबर ने हराया सुल्तान इब्राहिम लोदी को, जो कि लोदी वंश का आखिरी वंशज था। और उसके बाद से दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गई दिल्ली के ऊपर। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं जो पहले भी हुई हो? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे, उस समय खतरा थे। मुगल और अहोम को हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, सिखों को हम अध्याय 8 और 10 में पढ़ेंगे, एवं मेवाड़ और मारवाड़ को अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करेंगे। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? ठीक है, तो ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, ये भी आपको पता लगेगा। अभी आपको पता लगेगा कि जब हुमायूं जो थे वो उस तरफ चले गए थे, मतलब जब हुमायूं को पराजय मिली शेर खां से, तो हुमायूं भारत छोड़ के चले गए, सफाविद उस तरफ चले गए थे। और फिर अकबर भी फिर अकबर वापस आया, और जिस प्रकार से अकबर ने भारत में दोबारा शासन किया। तो एक टाइम ऐसा था जब बीच में मुगलों का साम्राज्य कुछ सालों के लिए खत्म सा हो गया था, लेकिन फिर से आ गया। ठीक है, अकबर ने फिर से भारत पर विजय प्राप्त कर ली 1556 में, जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और उसके बाद में आप देखेंगे कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी 1556 में जो हुई, जो कि हेमू और अकबर के बीच में हुई, तो उसमें भारत में दोबारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया अकबर ने। अभी आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल सा, ज्यादा ना परेशान नहीं होना, बस एक सीक्वेंस याद करना है
कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई, बाबर ने किया। और ये थोड़ा मुश्किल है चैप्टर, ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल आसान है, क्योंकि इतना सारा याद करना अपने आप में ही बहुत बड़ी वो। लेकिन आप एक कहानी के रूप में देखेंगे ना कि देखो ये कैसे सैन्य अभियान उन्होंने चलाया, एक दूसरे पर हमला किया। अब उनके पिता जो थे वो मंगोल थे, जो उनकी माता की तरफ से वो मंगोल थे, जो उनके पिता की तरफ से थे वो तैमूर की तरफ के थे। और वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। बहुत साल बाबर भटकता रहा, फिर बाबर भारत में आया और फिर इब्राहिम लोदी के साथ पहले 1504 में काबुल पे उसने विजय पाई, काबुल अफगानिस्तान के क्षेत्र पे जो आज का अफगानिस्तान है। और उसके बाद में फिर भारत में आया, इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत में लड़ाई करी और उसके बाद में इब्राहिम लोदी को हरा कर दिल्ली पर, आगरा पर कब्जा कर लिया। तो आप ये जब सारी चीजें देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से भारत के ऊपर मुगलों का नियंत्रण हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ कि क्या औरंगजेब ने शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया। तो क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर पर नियंत्रण कर लेते तो दक्कन के युद्ध का अंत हो पाया था। ये सब चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चित्र है कि 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से उपयोग किया। अब देखो कि पहली बार जब ये उपयोग हुआ युद्ध में तो बाबर ने ही किया। कभी भी अगर आ जाए कि भाई अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत में सबसे पहले गोला बारूद का जो इस्तेमाल हुआ था, तोपों का, ये जो हुआ सबसे पहले अंग्रेजों ने किया, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले भारत में बाबर ने किया था ये पानीपत की पहली लड़ाई में। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार उसी टाइम ही भारत में ये आए थे। भारत में युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी, 14वीं शताब्दी में ही आ गई थी। और अग्नेस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन जो बड़े लेवल पे अगर कह रहे ना कि बड़े लेवल पे युद्ध में, ठीक है, युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए बाबर ने इसका इस्तेमाल पानीपत की पहली लड़ाई में किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा हो जाता है। अब तालिका एक आ गया मुगल सम्राट। अब प्रमुख अभियान और घटनाएं, ये थोड़ा सा जो है ना, अगर आप देखेंगे कि ये बड़ा अब थोड़ा सा ना पेचीदा सा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा। बाकी ये हम जो तालिका है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आपको वीडियो तक एंड में बनाए रखना है ताकि आप सारी चीज को समझ सको। अब देखो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। ठीक है, बाबर ने किसको हराया? बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को और उसके जो अफगानिस्तान के समर्थक थे उनको भी हरा दिया। ठीक है, 1527 में फिर खानवा में लड़ाई हुई, राणा सांगा राजपूतों को बाबर ने हरा दिया। 1528 में फिर चंदेरी में युद्ध हुआ, जो कि राजपूत थे, मेदिनी राय, उनको हरा दिया। 1529 में फिर अफगानों के साथ लड़ाई हुई, फिर हरा दिया। तो घाघरा में उसकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता लगेगी, पानीपत की, खानवा की, चंदेरी की, घाघर की, ये सारी जगह पे जहाँ पे लड़ाई हुई और बाद में फिर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो बाबर के बाद फिर हुमायूं आया और ये सारी जो चीजें थी, हुमायूं ने भी बड़ा युद्ध किया, गुजरात पे विजय के अभियान चलाए और जगहों पे चलाए, और फिर क्या क्या हुआ ये सारी हम कहानी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो के एंड में बने रहे, बहुत खुशी की बात है। आप पढ़ने के लिए इतने अच्छे हो, इतने समर्थित हो, मतलब आपका इतना मन है कि आप वीडियो को इतने लंबे टाइम तक देख रहे हैं। आप सबको मतलब मेरी तरफ से सलाम है, आप जो भी अभिभावक, छात्र, शिक्षक देख रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप निरंतर वीडियो को देखते हुए समझने की कोशिश कर रहे हो। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आई हो, दोबारा एक बार देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री इतना आसान नहीं है और हिस्ट्री का चार्ट आपको अपने पास रखना पड़ेगा। एक एक कब कब क्या क्या हुआ आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुश्किल नहीं है, कभी घबराना नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है हमारी हिस्ट्री का और थोड़ा सा पेचीदा है। ये बाबर, अकबर, हुमायूं वाला जो है और इससे पहले जो खिलजी वंश वगैरह है वो थोड़ा सा और क्या कहते हैं, जो गुलाम वंश है वो थोड़ा सा वो है, बट इतना मुश्किल नहीं है। और ये इतना प्यारा है, जब आप कहानी के रूप में इसको पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल एंजॉय करोगे आप इस चीज को। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। साथ ही साथ आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करने से आपके अंदर बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई को कर पाएंगे
और मेडिटेशन के लिए मैं कुछ लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, अभी वीडियो के एंड में आ जाएंगे, वो स्क्रीन पे भी आएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप उसके थ्रू बाकी वीडियोस भी देख सकेंगे। और मेडिटेशन के थ्रू, सहज योगा मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, अपने गोल को सेट कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर जीवन बना सकते हैं। यही हमारा सब लोगों का लक्ष्य है कि शिक्षा के माध्यम से, आप ध्यान के माध्यम से अपना जीवन बहुत बेहतर बनाए। ध्यान करेंगे तो आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जितने भी हमारे छात्र हैं, हमारे साथ के अभिभावक हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षक हैं, वह सब करते हैं और उनके जीवन के अंदर एक बहुत 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 सकारात्मक बदलाव आया है। मतलब जो उनको पहले याद नहीं होता था वो उनको याद होने लग गया है, वो अच्छे से एग्जाम देने लग गए हैं। तो ये जो सारा परिवर्तन है ये ध्यान के कारण आया है और ऐसा परिवर्तन हम अपने जीवन में भी लेके आना है। तो ये कुछ आपके सामने आएगा, वीडियोस आपको देखनी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो अटेंड करना है सेशन। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और ये लिंक्स आपके लिए।